भाग 9। अगली सुबह घर के बाहर ज्यादा शोर शराबा था। हलवाई वाले, डेकोरेशन वाले जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहे थे क्योंकि आज शाम रुद्र और रिमिशा की सगाई थी और शाम होने से पहले ही उन्हें अपने सारे काम निपटा देना था। तभी घर के बड़ों ने सोचा कि घर में आज सगाई है तो क्यों ना सुबह सुबह चलकर मंदिर को आए। कोई भी शुभ काम करने से पहले एक बार भगवान का आशीर्वाद तो ले लेना चाहिए। तो घर के बड़े मंदिर के लिए निकल गए और वहीं घर के छोटे कल रात के हुए हादसे से लेट से सोए थे तो अपने अपने रूम में अभी तक सो रहे थे। तभी अचानक से कोई बार बार डोरबेल बजाई जा रहा था। डोरबेल की बार बार आवाज सुनकर अनन्या झल्लाते हुए नीचे आई। कौन है सुबह सुबह ही परेशान कर रहा है। गेट खोला तो देखा सामने कबीर खड़ा था। कबीर को देखकर अनन्या गुस्से में बोली, क्या यार कबीर, ये क्या तरीका था? डोरबेल बजाने की क्या जरूरत थी? कुछ काम था तो फोन कर देता। अनन्या की बात को इग्नोर करते हुए कबीर बोला, गौरी, गौरी कहाँ है? अनन्या अपने रूम में तो नहीं है, शायद माँ पापा के साथ मंदिर गई होगी। ये सुन कबीर चिल्लाते हुए बोला, वो मंदिर नहीं गई है, वो हम सबको छोड़कर, ये घर छोड़कर चली गई है। ये सुनकर अनन्या को काफी गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में बोली, दिमाग ठीक है तुम्हारा? अभी भी नींद में हो क्या? भला वो घर छोड़ के क्यों जाएगी? कबीर, खुद इसी से पूछ लो। इतना कहते हुए अपने बगल में खड़े एक लड़के की तरफ इशारा किया जिसे देख अनन्या चौंक गई। विपुल, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह क्यों? विपुल कुछ कहता उससे पहले ही कबीर एक एनवेलप लिए हुए अनन्या के पीछे खड़े रुद्र के पास चला गया और उसे वो एनवेलप पकड़ाते हुए बोला, रुद्र भाई, बड़े शहर के बड़े सोच वालों की बड़ी हरकत है इसमें, मुझे लगता है आपको सबसे पहले देखना चाहिए। कबीर के मुंह से ये सुनकर अनन्या कंफ्यूज होते हुए बोली, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? और विपुल, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों आई हो? कबीर बोला, क्योंकि गौरी ने इसे बुलाया था। गौरी ने क्यों बुलाया था? अनन्या ये सुनकर काफी आश्चर्य होते हुए पूछी। तो वहीं रुद्र ने जब एनवेलप खोला तो उसके अंदर बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे जिसे देखते ही उसके हाथों से वो सारे फोटोग्राफ्स जमीन पर गिर गए और चारों तरफ बिखर गए। जमीन पर बिखरे फोटोग्राफ्स को देख अनन्या पूरी तरह से चौंक गई और चौंकते हुए बोली, ये सब क्या है? तो वहीं कबीर रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, बड़े शहर के बड़े लोगों की तमीज है विपुल। एक्चुअली उस रात पार्टी से आने के बाद गौरी को जब ये पता चला कि मैं भी रुद्र और रिमिशा का स्कूल क्लासमेट था तो उसने मुझसे बोला था कि मैं रिमिशा की सच्चाई रुद्र के सामने लाने में उसकी मदद करूं क्योंकि रुद्र को उसकी बातों पर भरोसा नहीं है। दरअसल उस पार्टी में जब मुझे ये पता चला कि रिमिशा और रुद्र साथ हैं तो विश्वास नहीं हुआ क्योंकि रिमिशा को मैंने पहले भी बहुत लड़कों के साथ हैंग आउट करते देखा है और रुद्र इस टाइप का लड़का नहीं। तो उस रात मुझे थोड़ा अजीब लगा था। ये सब सुनकर अनन्या बोली, अभी गौरी कहाँ है? कबीर, पता नहीं, लेकिन वो घर वालों के साथ मंदिर नहीं गई है। विपुल, मैंने आज सुबह ही गौरी को कॉल किया था ये सब बताने के लिए कि रिमिशा के बारे में मुझे प्रूफ मिल गया है। तो गौरी ने बोला वो इस घर से हमेशा के लिए जा रही है, अब उसका इन सब पर कोई हक नहीं है, तो मैं सारे प्रूफ सीधा तुम लोगों को दे दूं और वो वापस कब आएगी भी या नहीं उसे नहीं मालूम। ये सुन अनन्या गुस्से से बोली, विपुल प्लीज स्टॉप इट, ऑल दिस नॉनसेंस। गौरी कहीं नहीं गई है। इतना कहते हुए उसने गौरी के नंबर पर कॉल किया तो उसके नंबर का स्विच ऑफ का नोटिफिकेशन मिला। वो लगातार कई बार कॉल करती रही लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता। वो घबराते हुए बोली, गौरी ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती और मुझे बिना बताए तो एकदम नहीं जा सकती। ऐसे कैसे वो चली गई? उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से जाने की? मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ी ही थी तभी विपुल ने उसे पकड़ लिया और बोला, अनन्या प्लीज बात को समझो, गौरी कहाँ गई है ये नहीं पता। मैंने और कबीर ऑलरेडी सुबह से उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। ये सुन अनन्या गुस्से से कबीर की तरफ देखते हुए बोली, तुम उसे सुबह से ढूंढ रहे हो और मुझे अब बता रहे हो? कबीर, सुबह विपुल ने फोन किया और मैं इसके साथ जल्दी निकल गया। हम दोनों ने आसपास उसे बहुत ढूंढा लेकिन जब वो हमें नहीं मिली तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें पता होगा कि गौरी कहाँ गई है तो मैं तुमसे पूछने चला आया। इतना सुन अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वो जमीन पर बैठकर रोने लगी। सब मेरी गलती है, मैंने उसे अपनी बहन माना था लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वो कितनी दुखी है मैं कभी समझ नहीं पाई। फिर गुस्से से रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, भाई अब तो आप खुश है ना? आपकी वो सो कॉल्ड अच्छी सोच वाली रिमिशा और आप, बस इस दुनिया में आप ही दोनों तो सही है, बाकी लोग गलत। वैसे गौरी ने सही भी किया। क्या करती वो यहाँ रहकर और कितनी अपनी बेइज्जती करवाती। रोज उसे ये एहसास दिलाया जाता था कि छोटे शहर की छोटी सोच वाली एक मक्कार लड़की है, उसके कई चेहरे हैं। फिर रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, आज पता चल गया होगा आपको किस किस के कितने चेहरे हैं, किसकी सोच कैसी है और कौन कितना मक्कार है। तभी अचानक से रुद्र खड़ा हुआ और बोला, गौरी को मैं कहीं जाने नहीं दूंगा, उसे मैं वापस लेकर आऊंगा। इतना बोलकर वो जैसे ही जाने को हुआ तभी विपुल और कबीर ने बोला, हम लोग भी साथ चलते हैं। रुद्र ओके। रुद्र का ओके में जवाब सुन तीनों जैसे ही आगे बढ़े थे तभी उनके कदम रुक गए। उन्होंने देखा उनकी फैमिली मंदिर से आ चुकी थी और फर्श पर गिरे सारे फोटोग्राफ्स को देखकर वो लोग काफी हैरान थे। तभी सुधा जी ने झुककर एक फोटो अपने हाथ में लेकर ऊपर उठाई और गुस्से से उन चारों को देखते हुए पूछा, ये सब क्या है? ये रिमिशा के साथ लड़का कौन है और ये इतनी गंदी तरीके से फोटो क्यों है? उन चारों को चुप देखकर रमाशंकर जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, रुद्र तुम्हारी माँ तुमसे कुछ पूछ रही है, ये सब क्या है और रिमिशा की ऐसी फोटो क्यों है? जब सच्चाई ये है तो आज शाम को तुम्हारी सगाई तुम्हारे ही कहने पर क्यों हो रही है? ये सगाई तुम दोनों की मर्जी से हो रही है ना, तो फिर ये फोटोग्राफ्स कैसे हैं? दादी माँ अपना मुंह बिचकाते हुए बोली, मुझे तो उस जलकुकड़ी पर पहले से ही शक था कि वो ऐसी ही है, लेकिन अपना छोरा ही बावला बना हुआ है तो दुनिया को क्या दोष देना। रमाशंकर जी गुस्से से आगे बढ़े और रुद्र को एक थप्पड़ लगाते हुए बोले, मजाक समझ के रखे हो क्या? रिमिशा और उसके घरवालों को अभी तुरंत बुलाओ, मुझे बात करनी है। तभी अनन्या पीछे से रोते हुए बोली, पापा गौरी घर छोड़कर चली गई है, पहले हम उसे ढूंढते हैं। ये सुनकर सुधा जी गुस्से से बोली, चुप, तुम सब हमारे भरोसे का कब से फायदा उठाने लगे हो? हमारी इतनी छूट देने का ये नतीजा है कि तुम सब हर रिश्ते का मजाक बना के रखती हो। और गौरी घर छोड़कर नहीं गई है। ये सुनकर चारों सुधा जी की तरफ देखने लगे। तभी अनन्या ने पूछा, तो माँ वो कहाँ है? विपुल ने बताया कि वो कहीं चली गई है, अब कभी वापस नहीं आएगी। सुधा जी अनन्या की बातों को इग्नोर करते हुए बोली, आज शाम आने वाले मेहमानों से हम क्या बोलेंगे? अपने घर में कैसी बहू लेकर आ रही हैं जो अलग अलग फोटो में अलग अलग लड़कों के साथ है और मेरा लायक बेटा उसे सर्वगुण संपन्न समझता है और उसके आगे सारी लड़कियां लालची और मक्कार हैं। सुधा जी के मुंह से ये सब बातें सुनकर उन सबको समझ में आ गया कि कल रात जो भी हुआ था वो माँ को पता चल गया है। तभी रुद्र बोला, माँ वो चुप, एकदम चुप। पहले जो तुम्हारे पापा ने अभी बोला है कि रिमिशा और उसके घरवालों को बुलाओ, इस फोटोग्राफ्स के बारे में बताएं वो लोग कि ये क्या है, ये काम ज्यादा जरूरी है। रुद्र, लेकिन माँ गौरी। सुधा जी गुस्से से अपना आपा खोते हुए बोली, एक बार में बात समझ में नहीं आती? तुम्हें मैं कितनी बार बोलूं, जो अभी तुम्हारे पापा ने बोला है उसे तुरंत करो। शाम को हम मेहमानों को क्या जवाब देंगे इसके बारे में कभी सोचा है? आज कितनी बदनामी होगी हमारी, जितने लोग उतनी बातें होंगी। रमाशंकर जी, जब रिमिशा और उसके घरवाले आ जाए तो मुझे बता देना, कहते हुए अपने रूम में चले गए। तो वहीं उनके पीछे सुधा जी भी चली गई।
दादाजी, रुद्र बेटा इतना बड़ा धोखा कैसे खा गए? जिस लड़की से शादी करने जा रहे थे तुम, तुम्हें उसी के बारे में नहीं पता था? इतना कहते हुए दादाजी घर के बाहर चले गए तो वहीं दादी माँ अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। कुछ ही देर में रिमिशा और उसके घरवाले भी आ चुके थे। तभी रमाशंकर जी ने उनके सामने वो सारे फोटोग्राफ रखते हुए बोले, भाई साहब ये सब क्या है? जब रिमिशा और उसके घरवालों ने उन फोटोग्राफ को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अचानक से सबको तड़ाक की आवाज सुनाई दी। सबने देखा रिमिशा की मम्मी ने रिमिशा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए बोली, हमारी अच्छी परवरिश और संस्कारों का ये सिला दिया है तुमने, आज तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। फिर वो रमाशंकर जी की तरफ मुड़ते हुए बोली, भाई साहब बच्ची है, नादानी हो गई इससे, प्लीज इसे माफ कर दीजिए और एक मौका दे दीजिए। इतना सुन रमाशंकर जी ने विपुल और कबीर को इशारा किया। रमाशंकर जी का इशारा देखते ही दोनों ने टीवी में एक पेन ड्राइव सेट की। कुछ समय बाद वहां पर एक वीडियो प्ले हुआ। रिमिशा, माँ मुझे ये सगाई नहीं करनी है, मैं रुद्र से प्यार नहीं करती हूँ। मैं रुद्र से क्या, मैं किसी लड़के से प्यार नहीं करती हूँ। मुझे बस उनके साथ कुछ देर तक टाइम पास करना, घूमना फिरना अच्छा लगता है, लेकिन रुद्र के साथ तो मुझे रहना भी पसंद नहीं है। वो मुझे कभी भाव नहीं देता और आज तक उसने कभी मेरे ऊपर कुछ खर्चे भी नहीं किए हैं। मैं ऐसे लड़के से कभी भी सगाई नहीं कर सकती। तभी रिमिशा की माँ और पापा गुस्से से बोले, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, तुम जितने लड़कों के साथ घूमती हो वो सब एक नंबर के फटीचर हैं। उनके पास अभी तुम्हारे ऊपर कुछ पैसे उड़ाने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन रुद्र एक बड़ी मछली है, भले ही अभी कुछ खर्च ना करता हो, लेकिन उसके पापा का डायमंड का बिजनेस है और आगे चलकर रुद्र को भी उसी बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो मेरी नादान बेटी, छोटी मछलियों को फंसाना बंद करो और एक बड़ी मछली को फंसाकर उस पर राज करो। ये वीडियो देखते ही तीनों अपनी अपनी जगह पर सन्न खड़े रह गए। तभी रमाशंकर जी बोले, आप लोग यहाँ से जाएंगे या मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस का नाम सुनते ही तीनों वहां से भागे। उनके जाते ही रमाशंकर जी बोले, विपुल बेटा आज का तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ये सुनकर विपुल बोला, नहीं अंकल जी, ये सब मैंने नहीं किया है। कुछ दिन पहले गौरी ने मुझसे हेल्प मांगी थी, उसे रिमिशा के बारे में पहले से शक था तो मैंने बस उसकी मदद की। ये सुनकर दादी माँ अपना सिर पकड़ते हुए बोली, हे राम जी, आपने मेरे घर कैसी लड़की भेजी है जो न जाने कितने एहसान कर गई हमारे ऊपर, भगवान उसे हमेशा खुश रखना। ये कहते हुए दादी माँ अपने कमरे में चली गई तो वहाँ खड़े सभी बस शांत थे, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। तभी रमाशंकर जी खड़े हुए और बोले, सुधा, मैं बाहर का सारा व्यवस्था हटवाने जा रहा हूँ। जिन रिश्तेदारों को तुमने फोन करके बुलाया था उन्हें मना कर देना और बाकी को मैं कर दूंगा। फिर रुद्र की तरफ देखते हुए बोले, आज आपके साहबजादे ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इतना कहते हुए वो घर से बाहर चले गए। उनके जाते ही अनन्या सुधा जी के गले लग रोने लगी और बोली, माँ गौरी पहले भी कहती थी लेकिन भाई ने उसकी एक नहीं सुनी और आज देखो गौरी हम सबको छोड़कर चली गई। तब सुधा जी उसे समझाते हुए बोली, हाँ कल रात मैंने भी तुम लोगों की सारी बातें सुनी थी, मुझे रुद्र से ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी, लेकिन हाँ गौरी इस घर को छोड़कर नहीं गई है। गौरी के इस तरह अचानक से चले जाने की वजह से अनन्या काफी दुखी थी। रोते हुए सुधा जी से पूछा, माँ गौरी कल की बात से नाराज होकर चली गई है ना? अनन्या की बात सुनकर सुधा जी ने उसे समझाते हुए बोला, नहीं बेटा, गौरी कल रात की बात से नाराज होकर नहीं गई है। दरअसल गौरी यहाँ बस कुछ ही दिनों के लिए आई हुई थी। वो यहाँ तब तक रहती जब तक उसके सपनों को उसकी मंजिल नहीं मिल जाती और आज उसे उसके सपनों को मंजिल मिल गई है तो वो चली गई। फिर वो रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, वो यहाँ हमेशा के लिए नहीं आई थी। तुम सब जानते हो कि उसके यहाँ आने से कुछ दिन पहले ही उसकी माँ गुजर गई थी। वो तो उसके अपने चाचा चाची ने उसे अनाथ आश्रम भेज दिया था तो हम लोग उसे ले आए थे। इतना बोल सुधा जी उठकर अपने रूम में चली गई और वहाँ से एक बॉक्स लेकर आई और अनन्या को पकड़ाते हुए बोली, ये गौरी ने जाते समय दिया था। इतना कहते हुए अनन्या को बॉक्स पकड़ाकर सुधा जी वहाँ से चली गई। अनन्या ने जब बॉक्स खोला तो उसमें बैंड्स थे जिसे देखकर लग रहा था कि गौरी ने उसे खुद अपने हाथों से बनाया हो और उन सभी बैंड के ऊपर पल से गौरी और उसके दोस्त का नाम बुना हुआ था। साथ ही उसमें एक छोटा सा नोट था जिसपे लिखा था, मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी। यहाँ तुम लोगों को एक दूसरे का साथ है लेकिन मैं बस तुम लोगों की यादें अपने साथ लेकर जा रही हूँ। बहुत कम समय में मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं तुम लोगों से कभी मिल पाऊंगी या नहीं, लेकिन हमेशा तुम लोगों की सलामती की ऊपर वाले से दुआ करूंगी। तुम लोग हमेशा खुश रहना, तुम्हारी गौरी। गौरी का ये मैसेज सुनकर कबीर भी अनन्या के पास जाकर बैठ गया। उसने बॉक्स में देखा एक बैंड उसके लिए भी था जिस पर गौरी और कबीर दोनों का नाम लिखा हुआ था और दोनों के नाम के बीच में एक रेड हार्ट बना हुआ था। ठीक वैसे ही सारे बैंड्स थे। तभी कबीर की नजर एक बैंड पर गई जो रुद्र के लिए भी था। कबीर ने उस बैंड को उठाकर रुद्र को पकड़ाया जिसे देख रुद्र की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो अनन्या और कबीर के सामने घुटनों पर बैठते हुए बोला, मैं सच में बहुत बुरा हूँ। मैंने गौरी को बहुत रुलाया है, उसे बहुत तकलीफ दी है। उसके बाद भी वो मुझे अपना फ्रेंड समझती है। मैं गौरी से तो माफी नहीं मांग पाया लेकिन मैं तुम दोनों से जरूर माफी मांगना चाहता हूँ। ये बोलकर रुद्र ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए आगे बोला, हो सके तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे मेरे भाई बहन को वापस लौटा दो। मेरी जिंदगी अब बिल्कुल अकेली हो गई है। इतना सुनकर कबीर और अनन्या रुद्र के गले लगते हुए बोले, नहीं भाई, आपको ऐसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप हमेशा हमारे हीरो थे और आप ही रहोगे हमेशा। उन तीनों को एक साथ गले लगा हुआ देख विपुल बोला, यार मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। ये सुन उन तीनों ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए जिसे देख विपुल भी उनके गले लग गया। थोड़ी देर बाद रुद्र अपने कमरे में चला गया। बेड पर बैठे बैठे वो गौरी की दी हुई बैंड को देखने लगा। तभी उसकी नजर अचानक से अपने बेड के बगल वाले टेबल पर गई जहां उसने उस रात गिरी हुई गौरी की पायल उठाई थी जिसे वो फेंकने वाला था, लेकिन उसकी उंगलियों में उलझ जाने की वजह से उसे फेंक नहीं पाया था। वो उसे हाथ में लेकर सोचने लगा, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है ना गौरी, अब शायद रोने की मेरी बारी है। इतना कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। गौरी, आई एम सॉरी, प्लीज आ जाओ, अब मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, तुम्हारी आंखों से एक आंसू नहीं गिरने दूंगा। आई प्रॉमिस यू गौरी, प्लीज बस एक बार आ जाओ प्लीज गौरी। तो वहीं कबीर अपने रूम में उस बैंड को लेकर बोला, मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह अब कोई नहीं ले सकता गौरी, चाहे तुम मेरे साथ रहो या नहीं, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा एक अच्छी दोस्त बनकर रहोगी। इतना कहते हुए उसकी भी आंखों से आंसू छलक पड़े। आज दोनों भाई के दिल एक ही इंसान के लिए रो रहा था। तभी अचानक से उनकी कॉलोनी में किसी ने बूफर पर एक गाना चला दिया। बिन बोले यूं तेरा जाना शायद ना सह पाए हम, इतनी सारी सांसें हैं पर एक भी ना ले पाए हम। आ भी जाओ ना आए तो सचमुच ही ना मर जाए हम। पहले प्यार का पहला हम, पहली बार है आंखें नम। वो कहते हैं ना,
जब दिल में दर्द हो तो अक्सर सैड सॉन्ग सुनकर लगता है जैसे खुद के लिए ही सोच कर लिखा गया हो। कुछ वैसा ही हाल रुद्र और कबीर का था। जैसे उन्हें लग रहा था कि इस गाने के एक एक शब्द उनके लिए ही गाई जा रही हो, जो उनके दिल के दर्द उनकी आंखों के रास्ते होते हुए आंसुओं के रूप में बाहर निकल रहा था। रुद्र वैसे ही गौरी की पायल अपने हाथों में लेकर बैठा हुआ था और सोच रहा था, गौरी तुम तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारी ये निशानी हमेशा पास रहेगी। तभी अचानक से अनन्या उसके रूम में आई। रुद्र के हाथों में गौरी की पायल देख वो बोली, भाई ये तो गौरी की पायल है, उसकी माँ की आखिरी निशानी थी ये पायल। उसे लगा था कि उसकी ये पायल कहीं खो गई है। उस रात वो बहुत रोई थी, काश आज वो यहाँ होती तो अपनी पायल देखकर कितना खुश होती, लेकिन आपको ये मिली कहाँ? ये सुन रुद्र थोड़ा घबरा गया। फिर सोचते हुए बोला, ये मुझे बालकनी में मिली थी, लेकिन मैं उसे देना भूल गया था। तभी अनन्या रुद्र की हालत देखकर बोली, रुद्र भाई एक बात बताओगे, क्या आप गौरी को पसंद करते हो? अनन्या की बात सुनकर रुद्र थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, शायद हाँ, मैं गौरी को पसंद करता हूँ, या शायद मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। इतना कहते ही रुद्र की आंखें आंसुओं से भर गईं, जिसे देख अनन्या खुश होते हुए बोली, फिर तो गौरी को वापस आना ही होगा आपके लिए, और मुझे पूरा भरोसा है आपके प्यार के लिए वो वापस आएगी भाई। अनन्या की बातें सुनकर रुद्र अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, काश ऐसा ही हो भाई, ऐसा ही होगा। फिर थोड़ा घबराते हुए बोली, अरे मैं जिस काम से आई थी वो तो बताना भूल ही गई, आपको पापा ने बुलाया है, जल्दी चलिए। इतना कहते हुए अनन्या रूम से बाहर आ गई और उसके पीछे पीछे रुद्र भी। पूरी फैमिली हॉल में लगे सोफे पर बैठी हुई थी। रुद्र भी वहीं बैठते हुए बोला, पापा आपने मुझे बुलाया? रमाशंकर जी जो काफी गंभीर दिख रहे थे थोड़ा रुकते हुए बोले, रुद्र आज जो हुआ उसे मैं पूरी तरह से तुम्हारी गलती नहीं मान सकता, लेकिन उसमें तुम्हारी भी गलती थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस गलती से कुछ सबक मिला होगा। लोगों का क्या है, कुछ दिन तक बातें बनाएंगे, फिर एक दिन खुद ही सब भूलकर शांत हो जाएंगे। हमें लोगों की परवाह नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि अब तुम एक जिम्मेदार बनो और ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। तो वहीं रुद्र अपनी नजरें नीचे किए हुए, जी पापा। तभी बीच में दादी माँ खुश होते हुए बोली, अरे इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, सब लोग ये शुक्र मनाओ कि समय रहते पता चल गया। अगर ये बाद में पता चलता तो हमारे हाथ सिर्फ पछतावा ही लगता। वो तो भला हो गौरी का जो उसने सबके सामने सच ला दिया, नहीं तो उस रिमिशा ने तो भनक भी नहीं लगने दी थी। दादी माँ की बातों पर सभी ने अपनी सहमति जताई, ये कहते हुए कि बात तो सही है। तब तक समर, विशाल, अमर के साथ साथ साक्षी, ऋतु, प्रियंका ने भी गौरी के जाने और रुद्र की सगाई टूटने की खबर सुन अनन्या के घर आ गए। सब लोग छत पर बने रूम में बैठे थे, लेकिन अभी तक किसी ने किसी से कुछ बोला नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सबने अपनी जुबान लॉक करके रखी हो, या कह सकते हैं कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी इस शांति को खत्म करते हुए समर बोला, भाई तू ठीक तो है? अब हम सब जान गए हैं कि रिमिशा अच्छी लड़की नहीं थी, तो इस बात के लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पार्टी करनी चाहिए कि अपना भाई बच गया। तभी साक्षी बोली, रुद्र भाई का तो ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन गौरी को क्या जरूरत थी जाने की, वो भी इसी वक्त, और एक बार भी जाने से पहले किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझा। दोस्त कहती है लेकिन समझती नहीं है, समझती तो बिना बताए ना जाती। प्रियंका यार हमें उसे भी समझना चाहिए, गौरी को सोच कर ही हमें नहीं बताई होगी। तुम लोग ये सोचो कि हम इतने लोग सब साथ में बैठे हैं, लेकिन गौरी इस वक्त पता नहीं कहाँ होगी और कैसी होगी। तभी कबीर सबके बीच एक बॉक्स रखते हुए बोला, ये गौरी ने तुम लोगों के लिए दिया है। सभी अपने नाम का एक एक बैंड देखकर एक बार फिर सब इमोशनल हो गए। सबने बोला, इसे हम हमेशा अपने साथ रखेंगे। गौरी, ऋतु, अनन्या, उस रिमिशा के साथ क्या हुआ? अनन्या, कुछ नहीं पापा, बस जाने दिए, और वैसे भी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस गौरी की चिंता हो रही है। ऋतु, लेकिन उसे इस तरह छोड़ भी तो नहीं सकते ना, कुछ तो हिसाब करना पड़ेगा। लड़कों के साथ बहुत टाइम पास करने का शौक है, उनसे खर्च करवाने का शौक है, तो एक बार उसका शौक अच्छे से पूरा करते हैं ना। ऋतु का ये आइडिया सुन सबको उसकी बात पसंद आने लगी। साक्षी, वैसे भी अभी कुछ दिन तक कॉलेज जाना नहीं है, तो घर बैठे बोर हो जाएंगे, थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं कभी, तो भी ठीक है, उसके साथ साथ अपना भी टाइम पास कर लेते हैं। तो वहीं विशाल ने ऋतु के सर पर मारते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी वाली का दिमाग इतना खतरनाक भी चलता है। ये सुनकर सभी हंसने लगे। अनन्या, अगर गौरी भी होती तो कितना मजा आता। खैर आधा काम उसने कर दिया, अब आधा हम लोग करते हैं। साक्षी, तो फिर मिशन रिमिशा शुरू करते हैं। इस बात पर सबने एक साथ अपनी सहमति जताई, लेकिन वहीं रुद्र अंदर से काफी दुखी था। उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, और ना ही उसे रिमिशा की हरकतों का जरा भी अफसोस था कि वो उसे अब तक धोखा दे रही थी। उसे तो बस गौरी के दूर चले जाने का गम था। उसे इस बात का अफसोस था कि गौरी उसे कितनी बार बोली थी, लेकिन उसने कभी भी उसकी बातें नहीं सुनी, और साथ ही उसे हमेशा हर्ट करता रहा, रुलाता रहा। वो वहां से उठकर नीचे अपने रूम में आ गया। सामने टेबल पर रखी गौरी की उस फाइल को अपने हाथ में लेते हुए बोला, बहुत याद आ रही हो। इतना कहते हुए रुद्र ने उस फाइल को अपने हाथ में लिए ही बेड पर लेट गया, और ऊपर बैठा ग्रुप मिशन रिमिशा की प्लानिंग में लगा हुआ था। सब मिलकर कुछ बड़ा धमाका करने की सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें रिमिशा का भी टाइम पास करना था और अपना भी, लेकिन रिमिशा के ही खर्चे में अपना भी खर्च निकालना था। साक्षी, फाइनली हमारी प्लानिंग हो गई है, अब कल से उस रिमिशा का बैंड बजाते हैं, कल से बहुत मजा आने वाला है। तो क्या होगा आगे रिमिशा का हाल? क्या गौरी और रुद्र की मोहब्बत का यही अंजाम था? आगे कहानी क्या मोड़ लेती है जानेंगे अगले भाग में।